तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था विकिरण के बारे में, विकिरण के गुणों के बारे में, और कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी अवशोषण अक्षमता की, अवशोषकता, उत्सर्जन अक्षमता की, उत्सर्जकता की, ई और ए की। तो एक बार थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ ताकि फिर आगे हम स्टीफन लॉ पर जा सकें। हमने ये पढ़ा था कि तो एक होती है अवशोषण अक्षमता ए का फॉर्मूला ये था आपके पास कि जितनी ऊष्मा उसने अवशोषित की अपॉन कितनी ऊष्मा उसमें आपतित हुई। और अगर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर दे, ये थी अपनी अवशोषण क्षमता, इसकी कोई यूनिट नहीं थी। अगर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करें तो ये बन जाएगा क्या, QA अपॉन QI किसी वेवलेंथ लैम्डा पर। शॉर्ट में डिवाइड करा रहा हूँ बस हल्का सा। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई दिस इज DA बाई D लैम्डा पर यूनिट वेवलेंथ पर अवशोषण अक्षमता, या फिर A बराबर DA बराबर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और A लैम्डा D लैम्डा, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। टोटल ये आ जाएगी A इज इक्वल टू दिस। इसके हमें कोई खास जरूरत पड़ने वाली नहीं, बस इस डेफिनेशन को याद रखना है। इसका किसका अनुपात है, अवशोषण अक्षमता और आपतित अवशोषण ऊर्जा और आपतित ऊर्जा का अनुपात है। ठीक है, ऐसी हमने एक पढ़ी थी उत्सर्जन अक्षमता, उत्सर्जन अक्षमता पढ़ी थी हमने, जिसे हमने E से डिनोट किया था MEC पावर, जिसे हमने Q अपॉन A इंटू T बोला था। प्रति इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, जो कि हमेशा किसके कारण होते हैं, ताप के कारण। इसको हम ये भी बोल सकते थे dQ बाई A इंटू DT, ये बोल सकते हैं इसको। ठीक है, E से डिनोट कर देंगे। एक थी MEC पावर, MECVT E, इसको क्या बोलता है, E ऑफ जर्नल बॉडी अपॉन E ऑफ ब्लैक बॉडी, सेम टेम्परेचर पर। तो इनका रेशियो कहलाता था हमारे पास MECVT, इसकी कोई यूनिट नहीं थी। MECVT का मतलब उत्सर्जकता, उत्सर्जकता, MECVT का मतलब उत्सर्जकता। ऐसे ही यहाँ पर भी आप इसको A को भी डिफाइन कर सकते थे ऐसे, A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q ऑफ जर्नल बॉडी सामान्य वस्तु और Q ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ये कहलाती थी इसकी अवशोषकता, अवशोषकता। ठीक है, तो सबसे ज्यादा काम आने वाली MECVT और उत्सर्जन क्षमता है, उसका भी थोड़ा बहुत यूज होगा, लेकिन इसको अच्छे समझे कि हाँ हमारे पास इनका क्या मतलब है। ठीक है, और वही अगर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करें, E लैम्डा हो जाएगी EGB अपॉन E ब्लैक बॉडी और लैम्डा। ठीक, तो E इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर आ गई। और ऐसे इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल उत्सर्जन अक्षमता, स्पेक्ट्रल उत्सर्जन अक्षमता बोलेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर लैम्डा पर निकाले तो आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रल उत्सर्जन अक्षमता मतलब हो गया E लैम्डा DE अपॉन D लैम्डा, इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रल। परिभाषा है बस याद रखेंगे, स्पेक्ट्रल उत्सर्जन अक्षमता, जिसको ऐसे लिख सकते हैं E बराबर कुल उत्सर्जन क्षमता का मतलब E लैम्डा D लैम्डा का इंटीग्रेशन। याद रखने के लिए है बस ये भी अपने बहुत ज्यादा काम आने वाले नहीं, ये काम आएंगे सबसे ज्यादा। ओके, और जैसे मैंने बताया था अगर इस वाले में यहाँ पर ये जर्नल बॉडी की जगह ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी के लिए क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी ब्लैक बॉडी के लिए। ऐसे ही E की वैल्यू भी यहाँ पे भी ब्लैक बॉडी हो जाए, यहाँ पे भी ब्लैक बॉडी है ही, तो इसकी E की वैल्यू भी ब्लैक बॉडी के लिए कितनी, 1। अगर आदर्श कर्षणिका है, आदर्श कर्षणिका के लिए अवशोषण क्षमता और उत्सर्जकता की वैल्यू हमेशा 1 होती है। और आप देखेंगे कि E और A की वैल्यू भी हमेशा बराबर आएगी, क्योंकि अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है। तो जितनी वैल्यू E की होती है उतनी वैल्यू A की होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमेशा E और A बराबर आएंगे ऑलवेज। इसको हम थोड़ा सा स्टीफन लॉ में प्रूव भी कर देंगे, किरचॉफ लॉ में प्रूव हो जाता है। खैर ये चीजें हमारी याद रखने की है। अच्छा, ये E वगैरह में क्या थी, जैसे मान लीजिएगा आपको मैंने बताया था शुरू में ही, यहाँ से आपतित ऊर्जा ही आई, ये रिफ्लेक्टेड, ये अंदर ही QA और बाहर निकलेगी QT। आपको बताया था कि QI प्लस QR प्लस QT इक्वल टू QI, इसी को हमने डिवाइड कर दिया था QA प्लस QR प्लस QT
इक्वल टू क्यू आई अपॉन में कर दिया क्यू आई अपॉन में कर दिया क्यू आई अपॉन में कर दिया क्यू आई क्यू आई। तो ये बन गया था अपने पास a प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1, जिनमें से आपको इसके बारे में मैंने बताया था। अब अगर इसमें कुछ छोटा सा सवाल दे गया है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, मान लो आपको कुछ डेटा दिया हुआ है कि भाई मान लो आपको क्यू आई की वैल्यू दे दी 400 जूल दे दी क्यू आई की वैल्यू, और क्यू आर दे दी 20%, क्यू आर कितनी 20% दे दी, और इतनी इसने अंदर 120 जूल ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। तो आपसे पूछा है क्यू टी, तो उस ऊपर सवाल से ले लेंगे। एक तो क्यू टी पूछा है इसमें कितनी है, एक आपसे पूछा है क्यू, एक पूछा ए टी, इसे ए मान लो ए आर एंड टी, इनकी वैल्यू पूछ ली। चलो जी बात करते हैं। तो ये 400 जूल कितनी परसेंट क्यू आर है, तो कितनी परसेंट होगी क्यू आर, क्यू आर का मतलब 400 की 20%, 400 की 20%, ये लो जी दैट इज व्हाट 80 जूल। तो क्यू आर पता लग गई, क्यू ए पता लग गई, क्यू आई पता लग गई, क्यू टी निकल जाएगी। तो क्यू टी बराबर क्या जाएगा, क्यू इनिशियल क्यू आपतित माइनस क्यू ए प्लस क्यू आर। तो 400 में से घटा दो उसको, सिंपल कैलकुलेशन, 400 में से कितनी कितने आ गई थी, ये ए वाली 120 दे रखी और ये दे रखी 80, तो कितना आ गया भाई 400 माइनस ये 120 दैट इज व्हाट 200, तो 200 कितना आ गया 200 जूल, यानी कि ट्रांसमिटेड पावर 200 जूल आ गई। ओके, तो अगर ये 200 जूल आ गई, अब आपसे पूछे हुए हैं इनके गुणांक, परावर्तन वाले, ये परावर्तन, ट्रांसमिशन वाला, पारगम्यता वाला, अवशोषण वाला, इनकी क्षमता है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए क्या था, क्यू ए अपॉन क्यू आई, क्यू ए कितना था 120 अपॉन 400, तो कितना आ गया 0.3। और अगर इसकी बात करें ए आर की, आर क्या था क्यू आर अपॉन क्यू आई, 80/400, ये गया तो कितना आएगा 0.02, ठीक है। और अगर टी की बात करें तो क्यू टी अपॉन क्यू आई बराबर 200 ये कितना 8 से 50, ठीक है 400, दैट इज 0.5। तो 5 और 3 8, 0.8 और ये 0.2, एक मिनट, ये 0.3 आ गया है, और 80 ये वाला आया 0.5, और आर कितना आ गया पॉइंट, इन सबको जोड़ो 0.5 0.2 ये आएगा अपना हाँ ये 0.2 आएगा, पॉइंट। तो इन सबका सम क्या आना चाहिए 1, भाई ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1 होना चाहिए, वो है भी, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं और भी प्रॉब्लम देख सकते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप ट्राई करेंगे इसको। ऐसे मान लीजिएगा आपको एक ऐस है, इस पर ऊर्जा गिरी, आपतित ऊर्जा 500 जूल, और इसमें रिफ्लेक्शन कितना हुआ, परावर्तन गुणांक कितना है ये पूछा है, और 25% इसने अवशोषित कर ली, और बाहर जो निकली है क्यू टी वो दे रखी 25 जूल, इतनी बाहर निकल गई। तो आपसे क्या पूछा है, आर पूछ लिया है, टी पूछा है, और ए पूछ लिया है। तो सिंपल इसमें भाई क्यू ए कितना है, क्यू ए 25% है, यानी कि 500 का 25% निकाल लो, 500 का 25%, 25 पंजे 125, इतने जूल, ठीक है। तो क्यू ए पता लग गई, टोटल पता लग गई, तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर बराबर क्यू टोटल में से क्यू ए प्लस क्यू टी माइनस कर दो, भाई 500 में से क्यू ए को 125 प्लस क्यू टी 25 जोड़ दो, 1 ये 50 हो जाएगा, ये कितना 150, तो 350 आ गया,
350 जूल। अगर मुझे R निकालना है तो QR अपॉन QI, QR कितना है, QR है 350 बटे 500, ये कट जाएगा तो ये आया 0.7, तो ये आ गया 0.7 इसकी वैल्यू। QT निकालना है तो भाई QT मतलब T निकालना है तो QT तो पता है, QT अपॉन QI बराबर QI कितना है 25 और सॉरी QT 25 है और QI 500 है, तो कितना आ गया भाई, यह आ गया है 25 से 25 दूनी 50 0.05, ये 0.05 आया। और QR आ गया, QA और देख लो, QA से A, QA अपॉन QI कितना है, QA 125 बटे 500, 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, यह आ गया कितना आया 0.25। तो अगर आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे कि आपका A प्लस R प्लस T इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। A कितना आया 0.25, R कितना है भाई 0.7, ये कितना है 0.05। क्या इसको अगर जोड़े तो ये 0.3 बन गया प्लस 0.7 बराबर 1। इसका मतलब ये अपना आंसर सही आ गया क्योंकि इन तीनों का सम 1 होना चाहिए। ओके, बस ये ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन अलग चीज है, परावर्तन गुणांक या परावर्तन अक्षमता अलग चीज है और उत्सर्जन अक्षमता अलग चीज है। उत्सर्जन तो उसके ताप के कारण अंदर से हीट का रेडिएशन है, उष्मा का विकिरण है, कैसे उसमें से निकल रही हो तो निकलती रहेगी ताप के कारण, लेकिन परावर्तन तब है जब उस पर कोई उष्मा गिरी या कोई ऊर्जा गिरी और वो रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, तो अब हम आते हैं स्टीफन्स लॉ पर। ये एक बेसिक सी कैलकुलेशन के इसके सवाल थे कि किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, स्टीफन्स लॉ हमने उष्मा के चालन के और उष्मा के चलने के तरीके पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो उष्मा के चलने के 3 तरीकों में से एक तरीका पढ़ रहे हैं विकिरण। पहले उष्मा चल रही थी किसी रोड के अंदर, चल रही थी किसी सड़क के अंदर, जो कि चालन विधि कहला रही थी, लेकिन उष्मा के चलने के और भी तरीके जैसे विकिरण विधि है। तो स्टीफन्स ने क्या बोला कि भाई जो विकिरण विधि से उष्मा जाती है उस उष्मा की कैलकुलेशन कैसे करे, उसके लिए स्टीफन ने एक नियम दिया कि भाई उसने प्रैक्टिकली देखा, कुछ ऑब्जर्वेशन की। तो स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ भी बोल सकते हैं, स्टीफन का नियम बोल सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, उसने बताया कि भाई जब भी कोई वस्तु रखी हुई है उसका ताप है, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी है, सॉरी उसका अनुप्रस्थ नहीं, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी है। क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें से उष्मा निकल रही, तो प्रति सेकंड प्रति इकाई एरिया से कितनी उष्मा निकल रही है। तो एक्सपेरिमेंटली उसने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली उसने देखा कि भाई अगर आपके पास कोई भी वस्तु है तो उष्मा निकल रही और किसी न किसी सराउंडिंग में रखी हुई भी है, किसी न किसी वातावरण में रखी है। टीएस मतलब वातावरण का ताप, वातावरण का ताप है। जाहिर सी बात है प्रीवोस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग उष्मा का आदान प्रदान होता रहेगा, उसको कोई हम रोक नहीं सकते। तो उसने क्या नियम दिया, उसने ये कहा कि भाई जो उत्सर्जन अक्षमता है, उत्सर्जन अक्षमता दैट इज E, दैट इज व्हाट dQ/dt इंटू A, ये जो है इसने बोला, और ये T आपका केल्विन में लेना। इसने बोला कि जो E है दिस इज प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती है परम ताप की चतुर्थ घात के, किसके लिए, फॉर ब्लैक बॉडी, आदर्श कर्षणिका के लिए उसने नियम दिया, आदर्श कर्षणिका के लिए। उसने बोला कि जो आदर्श कर्षणिका है उससे जो उत्सर्जन अक्षमता है वो उसके परमताप की चतुर्थ घात के प्रोपोर्शनल होती है। तो जब प्रोपोर्शनल है, समानुपाती का चिन्ह है, तो जाहिर सी बात है एक नियतांक भी आएगा, तो उसने एक नियतांक भी लगाया। तो भाई इसकी जगह तो लगा सकते हैं हम क्या, इसकी जगह तो लिख सकते हैं dQ/dt, A इंटू dQ/dt एक आएगा नियतांक, जिसे सिग्मा T की पावर 4 कह सकते हैं।
थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी उष्मा की दर की, dq/dt की, तो इसलिए dq/dt लिख लेते हैं यहाँ से। नियम तो ये है, नियम तो ये बन गया। आप चाहो तो उसको और अच्छे से लिख लो, E = सिग्मा T⁴, ठीक है। तो E को भी और खोल ले, जैसे कि हमने उत्सर्जन क्षमता के बारे में जाना, तो सिग्मा T⁴ इंटू सिग्मा इंटू A, ये बन गया, ठीक है। ये किसके लिए लिखा हमने सब कुछ, ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका के लिए लिखा, ठीक है। अच्छा, अगर ब्लैक बॉडी ना हो, जो सामान्य वस्तु हो गई, तो सामान्य वस्तु के लिए क्या है, आपने पढ़ा है E, स्मॉल e, उत्सर्जकता पढ़ी है, तो आपने पढ़ी E ऑफ सामान्य वस्तु बटे E ऑफ ब्लैक वस्तु, ब्लैक बॉडी, यानी कि E ऑफ सामान्य वस्तु बराबर स्मॉल e इंटू ऑफ जर्नल बॉडी, सॉरी ब्लैक बॉडी। यानी कि अगर मुझे ये dq/dt ऑफ सामान्य वस्तु निकालनी, जर्नल बॉडी, तो क्या करो, E इंटू dq/dt ऑफ ब्लैक बॉडी कर दो, और ब्लैक बॉडी का dq/dt क्या है, ये ना, ये किसके लिए आता है, ब्लैक बॉडी के लिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सामान्य वस्तु के लिए भी ये नियम एप्लीकेबल है, लेकिन उसकी उत्सर्जन अक्षमता, उत्सर्जकता 1 नहीं होगी। आप लिख सकते हैं E सिग्मा E⁴, और ये आपका किसी भी सामान्य वस्तु के लिए, किसी भी जिसके पास ताप है, और ताप हमेशा होता ही है, इसका मतलब ये नियम हमेशा हर चीज में चलता रहेगा, क्योंकि ताप के लिए हमेशा हर वस्तु ताप पर होती है। तो किसी भी सामान्य वस्तु के लिए है ये, सामान्य वस्तु के लिए जिसमें E की वैल्यू 1 और 0 और 1 के बीच में होगी। फिर ब्लैक बॉडी के लिए तो E की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि इसके लिए E वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसमें तो यहाँ E आएगा नहीं, लेकिन सामान्य वस्तु के लिए तो आएगा। तो जो उष्मा इसमें से उत्सर्जित होती है, प्रति सेकंड उत्सर्जित उष्मा को हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई सामान्य वस्तु के लिए dq/dt प्रोपोर्शनल टू होती है एरिया के, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी ज्यादा उष्मा उत्सर्जित होगी, जितनी ज्यादा उसकी उत्सर्जकता होगी, जितनी ज्यादा उसकी उत्सर्जकता होगी उतनी ज्यादा उसमें से उष्मा निकलेगी प्रति सेकंड, और जितना ज्यादा ताप होगा और वो ताप की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। सारे नियमों को मिला दिया तो एक नियतांक आ जाएगा dq/dt सामान्य वस्तु के लिए, तो सिग्मा E⁴। तो इस स्टीफन के नियम को लिखने का एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, दोनों में से किसी भी तरीके से हम इस नियम को लिख सकते हैं। सिग्मा क्या है भाई, सिग्मा आपके पास स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन नियतांक, स्टीफन नियतांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 5.67 10 की पावर माइनस 8, 5.67। देखो ध्यान रखो, 5 6 7 8, 5 6 7 8 ऐसे याद रख लो, 5.67 10 की पावर माइनस 8। अच्छा, यूनिट भी निकाल लेते हैं भाई, ये सब सिग्मा के अलावा इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, एरिया नीचे जाएगा, ये क्या बन गई, इसकी यूनिट वाट हो गई, इसकी यूनिट क्या बन गई, इसकी यूनिट हो जाएगी वाट या फिर जूल पर सेकंड। तो इसकी यूनिट वाट यानी कि क्या बन गई, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, तो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ये इसकी यूनिट हो गई। और ये नियतांक इसको हम याद रख सकते हैं 5 6 7 8, बस ऐसे रख लो याद। इसकी विमा निकाल सकते हैं सिग्मा की विमा निकालनी, तो भाई सिग्मा की विमा यूनिट से निकाल लो। वाट क्या है, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड की यूनिट लिख लेंगे mL/2T-3, तो उसकी पावर की होगी, बटे मीटर स्क्वायर मतलब L², टेम्परेचर की लिख दी थीटा की पावर 4, क्या बन गया, इससे कट गया, यानी कि m1L0T- (-4), तो सिग्मा इसकी
यूनिट आ गई। ठीक है, इस तरीके से इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हमें क्या याद रखना है कि भाई जब जब ऊष्मा का विकिरण होगा तो ऊष्मा का आदान प्रदान स्टीफन के नियम से होना है। और स्टीफन का नियम ये है कि भाई जो उत्सर्जन क्षमता होती है वो चतुर्थघात के प्रोपोर्शनल होती है और ताप के, और ताप किसमें है, ये परम ताप में है। परम ताप का मतलब यूनिट किसमें लेनी है, केल्विन में लेनी है। कितना सा नियम है, इस पे बहुत सारे सवाल करेंगे अब हम। ठीक है, इसमें बहुत सारी खास खास चीजें हैं वो देखेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखें इस नियम को। अब थोड़ी सी और बातें करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है तो वातावरण के साथ ऊष्मा जा भी रही है और वातावरण से ऊष्मा आ भी रही है। प्रीवोस्ट थ्योरी के हिसाब से अगर प्रीवोस्ट थ्योरी के हिसाब से सोचे तो भाई इसमें से ऊष्मा उत्सर्जित तो हो रही, ऊष्मा प्रति सेकंड या ऊष्मा की दर उत्सर्जित हो रही, लेकिन उसमें से अवशोषित भी तो कर रहा है ये, तो ऊष्मा का आदान प्रदान तो चलता रहेगा। ऊष्मा का आदान प्रदान तो चलता रहेगा। तो अगर ऊष्मा का आदान प्रदान चलता रहेगा तो भाई फिर उसकी भी तो बात करनी पड़ेगी, ये भी तो ऊष्मा दे रहा। तो नेक्स्ट बात हमें जो जाननी है वो क्या है कि कितनी कुल ऊष्मा इसमें आई या कितनी ऊष्मा का लॉस हुआ, कितनी ऊष्मा आई या कितनी ऊष्मा का लॉस हुआ है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ये आपके पास कोई वस्तु है और ये वातावरण है, तो आप चाहे तो हेडिंग डाल लो। क्या हेडिंग डाल सकते हैं, ऊष्मा हानि की दर, ऊष्मा हानि की दर है ना, या फिर रेट ऑफ हीट लॉस, जिसे हम आर एच लिख देते हैं फिलहाल, या फिर डी क्यू बाई डी टी लिख देते हैं, रेट ऑफ हीट लॉस डी क्यू बाई डी। ये जो निकाला हमने, तो एक्चुअली में दर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रति सेकंड क्या हो रहा है वो निकाल लो तो फिर कितने भी समय में निकाल सकते हैं। तो होता क्या है कि वस्तु से उत्सर्जित ऊष्मा, वस्तु से उत्सर्जित ऊष्मा की दर, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। उत्सर्जित को एमिट लिख देंगे, एमिट का मतलब उत्सर्जन करना, बराबर सिग्मा ई ए टी की पावर 4। लेकिन वातावरण से अवशोषित भी कर रहा है, वातावरण से अवशोषित ऊष्मा की दर, उसमें से आई कितनी, डी क्यू बाई डी टी, तो अवशोषित भी करेगा तो एब्जॉर्ब लिख दो उसको, बराबर सिग्मा तो आएगा ही, जैसे यहाँ पे उत्सर्जन का नियतांक है ये ई स्मॉल ई, तो ऐसे यहाँ पर आएगा एक ए टी की पावर 4, अवशोषकता आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आप इसे समझो कि भाई मान लीजिएगा इसमें से 100 छोड़ी इसने और वातावरण से 20 आ गई, तो कुल नुकसान कितना हुआ, 100 गई 20 आई, तो कुल 100 का नुकसान तो नहीं हुआ, तो कितना लॉस हुआ, लॉस तो एक तरह से 100 माइनस 20 80 का ही तो हुआ, 80 का ही तो हुआ, पर जितना भी हुआ क्योंकि उधर से भी तो आ रही ऊष्मा, तो इसमें से 100 गई। तो यानी कि हमें क्या करना है, ऊष्मा हानि की जो दर है, तो नेट कुल ऊष्मा हानि की दर बराबर डी क्यू बाई डी टी कह सकते हैं, या आर एच भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, रेट ऑफ हीट लॉस बराबर कितनी, डी क्यू बाई डी टी ऑफ एमिट, कितनी उत्सर्जित की माइनस कितनी अवशोषित कर ली। सिंपल सा नियम है भाई, जितनी इसने छोड़ी हो कितनी इसने मिल गई, दोनों को माइनस कर दो, बराबर, तो सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस, ये सराउंडिंग टेम्परेचर से मिली, सराउंडिंग के टेम्परेचर से मिली, सराउंडिंग का ताप आएगा, वातावरण का ताप आएगा, तो सिग्मा ए टी की टीएस की पावर 4। अब एट साम्य अवस्था में अगर बात करें, साम्य अवस्था में
अगर हम साम्य अवस्था की बात करें तो साम्य अवस्था में क्या होगा, एक टाइम ऐसा जाएगा कि इसका ताप और वातावरण का ताप समान हो जाएगा और वातावरण का ताप तो बहुत बड़ा है तो बराबर ही नहीं हो जाएगा इसके। तो उस केस में साम्य अवस्था में, और लेकिन जिस टाइम पर ये ऊष्मा को छोड़ता रहेगा इसका ताप कम हो जाएगा। फिलहाल मैंने मान लिया था कि ये ताप ग्रेटर देन है Ts से, लेकिन अगर इसका ताप क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, इसका ताप इसके बराबर आ जाएगा, ये कम होता जाएगा, वातावरण से नीचे तो नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब साम्य अवस्था में इसका ताप भी इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण रुक गया। इसका मतलब ये है कि जितनी ऊष्मा इसमें से उत्सर्जित हो रही थी प्रति सेकंड, उतनी ऊष्मा इसमें अब अवशोषित भी हो रही है। तो साम्य अवस्था का मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास सिग्मा ई ए टीएस की पावर 4 बराबर सिग्मा ए टीएस की पावर 4। तो अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ई बराबर ए आ जाएगा, और ये हमेशा ही रहेगा, हमने गुणों में बताया था कि एक अच्छा उत्सर्जक, अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है। ये किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे आगे, उसमें प्रूफ हो जाएगा। बस आपको तो याद रखना है भाई ई और ए हमेशा बराबर आएंगे, ठीक है। ई और ए हमेशा किसी भी वस्तु के लिए बराबर होंगे। ब्लैक बॉडी के लिए दोनों की वैल्यू 1 होगी और जनरल वस्तु के लिए दोनों की वैल्यू बीच में 1, 0 और 1 के बीच में होगी। तो साम्य अवस्था में तो बराबर ही होंगे, लेकिन साम्य अवस्था से पहले, ठीक है, ये तो हो गया। तो ई और ए बराबर, तो इसको मान लो इक्वेशन 1 में ई बराबर ए कर दिया। ये कौन सा ताप था, साम्य अवस्था से पहला वाला ताप था ना, तो भाई ये टी इसके ज्यादा था, ये कम था। तो दोनों बराबर कर देने के बाद नेट रेट ऑफ हीट लॉस दैट इज dq बाई dt, दैट इज व्हाट, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4। एक्चुअल में आप इसको भी जर्नल सामान्य नियम बोल सकते हैं, स्टीफन का सामान्य नियम, स्टीफन का सामान्य नियम बोल सकते हैं, ठीक है। कि भाई ऊष्मा हानि की जो दर है वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी और ये वास्तविक फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपल एक सिंपल फॉर्मूले को टी की पावर 4 में लिखा था, लेकिन रियलिटी ये है कि कितना वास्तव में ऊष्मा की लॉस हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मान लो ये वस्तु रखी हुई है, मान लो इसमें से 100 जूल पर सेकंड जा रहे हैं किसी ताप पर, और सराउंडिंग में से जो है 30 जूल प्रति सेकंड अवशोषित हो रहे हैं, तो कुल नेट रेट ऑफ हीट लॉस कितना होगा, 100 माइनस 30, तो यानी कि केवल 70 जूल प्रति सेकंड का ही लॉस हो रहा है। कॉमन सी बात है बस, ठीक है। तो ये सोचना है, उसी हिसाब से हमने उसको फॉर्मूला को लिख दिया। ये बड़े काम आने वाला फॉर्मूला है हमारे, ठीक है। तो और अगर ब्लैक बॉडी की बात करें, ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा, ई की वैल्यू 1 कर देंगे, और जनरल बॉडी के लिए क्या होगा, सामान्य वस्तु के लिए क्या होगा, ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कर देंगे, ठीक है। बस उसी हिसाब से उसका अंतर आएगा। लेकिन ए कौन सा क्षेत्रफल है, ए वो क्षेत्रफल है जितने हिस्से से ऊष्मा विकिरण हो रही है, जिस हिस्से से ऊष्मा का विकिरण हो रहा है। जैसे ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई अगर मैं बात करूं तो इसमें इसका ए कितना होगा, कौन सा वाला एरिया आएगा, क्या ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक। अगर मैं बात करूं अगर ये गोला है तो कौन सा एरिया आ जाएगा, रेडियस आर है तो क्या 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस, इसकी साइड ए मान लूं, क्या 6a स्क्वायर आ जाएगा एरिया, क्या इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर मान लीजिएगा कोई खोखला गोला भी है, यहाँ पे रेडियस r1 है, यहाँ पे रेडियस r2 है, तो कौन सा एरिया आएगा, जिस वाले से निकलेंगे। तो जो एरिया वो लेना है जिसमें से विकिरण निकलेंगे, तो विकिरण से यहाँ से निकल रहे, तो एरिया कौन सा लेंगे, 4 पाई r2 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भाई एरिया को लेते समय गलती नहीं करनी, एरिया वो लेना जिस वाले एरिया से विकिरण एक्सपोज हो रहे हैं, विकिरण निकल रहे हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखते हुए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इसकी, इसे नोट कर लें आप अच्छे से। तो काम का फॉर्मूला अपने ये वाला आने वाला, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि अगर ये ताप बहुत ज्यादा हो, हजारों केल्विन हो, फिर तो सराउंडिंग का, वातावरण का ताप की कोई वैल्यू नहीं, फिर इसको उड़ा भी सकते हैं। तो ऐसे सवाल भी करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। स्टीफन लॉ के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे।
स्टीफेंस लॉ। हाँ जी भाई, मान लो कि कोई भी सराउंडिंग है ऐसे, ये क्या है वातावरण, वातावरण का ताप 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 127 दिया हुआ है किसी वातावरण का ताप। उसमें दो वस्तु रखी हुई है, उसमें दो वस्तु रखी हुई है, ठीक है। एक वस्तु ये ए है, इसका ताप है, एक बी है, इसका भी ताप, इसका है 1327। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। ये ए है, इसका ताप है 1327 डिग्री सेल्सियस, और ये वस्तु बी है, इसका ताप है 527 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। और जो दोनों वस्तुएं हैं दोनों एक समान है। एक समान होने का मतलब, दोनों का एक समान होने का मतलब क्या है कि दोनों को एक समान होने का मतलब दोनों की ई और दोनों का एरिया ये क्या होगा, समान हो जाएगा। एक ही पदार्थ की बनी है, एक जैसी वस्तुएं हैं, ताप ये है। तो आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है EA अपॉन EB। E मतलब उत्सर्जन अक्षमता, उत्सर्जन अक्षमता, उत्सर्जन अक्षमता मतलब फिर याद रखेंगे एमिसिव पावर, इनका रेशियो। तो एमिसिव पावर E की बात अगर हम करें तो क्या सिग्मा E, अगर एमिसिव पावर की बात कर रहे तो चूंकि एमिसिव पावर में एरिया नीचे आ जाता है तो सिग्मा EA T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, इतना फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है भाई। इतने फॉर्मूले से काम चल जाएगा। और अगर मान लीजिएगा पूछ लेता है ये ऊष्मा के दर, ऊष्मा उत्सर्जित की दर पूछेगा तो फिर वो एरिया उधर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो dq बाई dt, इसका मतलब तो क्या हुआ ना भाई, ये तो क्या हुआ dq बाई dt, a dt है, ये तो नीचे आ रहा ना इसमें, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर दर पूछता ऊष्मा के उत्सर्जन की दर dq बाई dt, लेकिन चूंकि दोनों का एरिया समान ही है तो एरिया भी कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात निकालना तो एरिया वैसे भी कट जाता। खैर बात ये हुई कि EA अपॉन EB ये दोनों के लिए समान होगा, तो आप लिख सकते हैं T की पावर 4, दोनों के लिए ताप भी अलग है, माइनस TS की पावर 4 अपॉन TA और TB की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। तो इस तरीके से हमें कई बार ऐसा देखना पड़ेगा कि वही कौन सी चीज उसमें नियत है, कौन सी चीज बदल रही है, कौन सी चीज अलग अलग है, कौन सी चीज दोनों के लिए समान है। तो अनुपात कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन इन सवालों को करने में कैलकुलेशन को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, क्योंकि पावर 4 आ रही है। और दूसरी चीज इस बात का ध्यान रखना है कि भाई केल्विन का ध्यान रखना है। जैसे अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा केल्विन में, TS कितना हो जाएगा 127 प्लस 273, तो आ जाएगा 400 केल्विन। और इसकी बात करें तो ये कितना जाएगा TA कितना जाएगा भाई, इसमें जोड़ दो 273 जोड़ेंगे तो 1300, 1400, 1500, 1600 केल्विन। और TB की बात करें तो 600 हो जाएगा, 700, 800 केल्विन, ठीक है। केल्विन में बदल दिए, केल्विन में बदलना हम पहले सीख ही चुके हैं, ठीक है। तो अब निकाल लो बस EA अपॉन EB। TA कितना, TA आपके पास आ जाएगा 1600 की पावर 4 माइनस 400 की पावर 4 अपॉन 800 की पावर 4 अपॉन माइनस 400 की पावर 4। देखो वैसे तो करने को आप इसे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन को संभालना आना चाहिए। देखो इसमें 100 की पावर 4, 100 की पावर 4, 100 की पावर 4, 100 की पावर 4 सब में आएगा, वो निकाल कर उड़ा दो। यहाँ पे 100 कॉमन ले लो सब में से, लेकिन पावर 4 भी आएगी साथ में, और वो कॉमन ले लेंगे ऊपर से भी और नीचे से भी, उड़ जाएगा। या 400 ले लो कॉमन,
400 की पावर 4, 400 की पावर 4 कॉमन लेंगे, 400 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 4 बच जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि 400 की पावर 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो भाई यहाँ तो क्या बचेगा 1, 400 से डिवाइड करेंगे 16 को 4 बचेगा, 4 बचेगा तो 4 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, भाई नीचे भी ले लो। तो इसको संभालना आना बहुत जरूरी है। यहाँ 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 उड़ा दो, छम छम बराबर कितना, 4 की पावर 4 चौक 16 चौका 64 और चौका 256 माइनस 1 255, 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15, और कट सकता है भाई 5 है ना, तो और कट सकता है, काट दो, तो और कटेगा तो कितना आएगा, 5 5 25 और 5 कम 5 तो 51 और 5 या 15, अरे वाह 3 से भी कट जाएगा तो ये आएगा 17, तो आएगा 3 से कटने पर 17 51, तो ये आ गया 17, यानी कि इनका रेशियो 17 आ गया। तो देखो कैलकुलेशन थी बड़ी पावर 4 के, ऐसा मत करने लगना कि 1600 की पावर 4 खोलने लग जाओ, पागल हो जाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा संभालना, ठीक है। अगर इसी में ऊष्मा की दर पूछ लेता, ऊष्मा की दर का अनुपात तब भी आता क्योंकि क्षेत्रफल समान दे रखा, अगर इसी में क्षेत्रफल अलग अलग दे देता और ऊष्मा की दर पूछ लेता तब क्षेत्रफल वहां होता और A1/A2 भी आता यहाँ पर। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि क्या पूछा है और क्या उसने दिया हुआ है। जैसे अगर सिंपल से एक सवाल यहाँ देखते हैं, भाई यहाँ पे दिया कि एक वस्तु है जिसका ताप है 127 डिग्री सेल्सियस है और इसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर है, इसका ताप बहुत ज्यादा है सराउंडिंग से, ठीक है, सराउंडिंग का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, जिसे हमने बहुत ज्यादा मान लिया, ठीक है, जिस सराउंडिंग में रखा हुआ है उस सराउंडिंग से ज्यादा है, दे रखा है, तो इसको ताप को हम लिख देंगे 400 केल्विन, ठीक, कितना आ गया 400 केल्विन आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है dQ/dt, ऊष्मा उत्सर्जन की दर, ऊष्मा, ध्यान रखना उत्सर्जन बोल रहा हूँ, dQ/dt पहले भी आया था, तो जो पहले चालन की वजह से dQ/dt आया था वो अलग चीज है, ऊष्मा उत्सर्जन के हिसाब से dQ/dt अलग चीज है। ऊष्मा उत्सर्जन, ऊष्मा उत्सर्जन की दर है ये, कभी सोचो वाला फॉर्मूला लगा देंगे dQ/dt, यहाँ ऊष्मा ताप के कारण निकल रही, ये निकल रही बाहर चारों तरफ से उत्सर्जन, ठीक है, एरिया का 2 मीटर स्क्वायर दे रखा। दूसरा पार्ट ये पूछा है कि 2 सेकंड में उत्सर्जित ऊष्मा, उत्सर्जित ऊष्मा कितनी है, तो सिंपल है भाई dQ/dt है, ये लो सिग्मा E/A/T की पावर 4, क्या TS की पावर 4 लगाना जरूरी है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने पहले दे दिया कि भाई ताप हो जाता है तो पावर 4 में उड़ा दो उसको, ठीक है, TS की पावर 4 को। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब सराउंडिंग का ताप बहुत कम हो, वस्तु को ज्यादा बोल दे जाए तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि T ग्रेटर देन TS दे दिया उसने, ठीक है भाई। अच्छा, अगर E का जिक्र नहीं दिया हुआ है, अगर E का जिक्र नहीं दिया हुआ है तो मतलब ब्लैक बॉडी की बात कर रहा है, अदरवाइज E की वैल्यू और दिया रहेगा, तो बस सीधी सी बात है, इसका मतलब 5.67, E की वैल्यू 1, एरिया कितना 2, ताप कितना है 400 की पावर 4, और ये इंटू 10 की पावर भी आएगा, चलो 10 की पावर -1, ठीक है भाई, E की वैल्यू 1 ले ली। अच्छा, ये सोल्व कर लेने पर इसको चूंकि मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मल्टीप्लाई कर लेने पर जो भी आएगा लगभग आ जाएगा 2903.04 जूल, मल्टीप्लाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि 10 की पावर यहाँ पे देखो 100 की पावर 4 मतलब 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 उड़ जाएगा, 4 की पावर 200, आप अच्छे चाहो थोड़ी सी कैलकुलेशन को संभाल सकते हैं, 5.67 इंटू 2 इंटू, और भाई यहाँ 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर +8 इंटू 4 के मतलब 256, बस मल्टीप्लाई कर लो, ये उड़ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा इसमें, और कोई व्यवस्था नहीं है। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट, भाई जब टाइम की बात हो रही हो तो टाइम को जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा E/T की पावर 4 इंटू टी, इतनी ऊष्मा आई 1 सेकंड में इतनी, तो इतने सेकंड में कितनी, 200 और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2903.04 इंटू 2 सेकंड, 2 सेकंड और मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ जाएगा 5806.08 जूल। ओके, इस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं कि कितनी ऊष्मा निकल गई। ओके, और प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत वैरायटी की प्रॉब्लम बनने वाली है।
चलो जी क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि किसी वस्तु का जो ताप है किसी वातावरण में रखी हुई है और ताप को 50% बढ़ा दिया, तो अगर इसके ताप को 50% बढ़ा दिया जाए और जब तक वातावरण के ताप की बात नहीं की, मतलब ताप की वैल्यू वातावरण से बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर ताप 50% बढ़ा दिया जाए तो एमिसिव पावर में या उत्सर्जन अक्षमता में परसेंटेज परिवर्तन कितना होगा? समझ में आया सवाल? तो भाई सीधा सा हिसाब है कि ताप बदल गया और अपने को ये भी पता है कि E इक्वल टू सिग्मा E A T की पावर 4 होता ही है, ठीक है। ए की जरूरत नहीं आएगी क्योंकि हम एमिसिव पावर की बात कर रहे हैं, और सिग्मा T की पावर 4 करो, E की वैल्यू 1 ले लो, ब्लैक बॉडी है, ठीक है। ये दिया हुआ है सवाल में। सवाल दोबारा समझे, कोई ब्लैक बॉडी रखी हुई है या कोई वस्तु है, अब तक आपको बोलो भी नहीं है तो आप समझ लो E की वैल्यू 1 है, तो इसको 50% ताप बढ़ा दिया तो इसकी उत्सर्जन, क्योंकि ताप बदलेगा तो उत्सर्जन क्षमता बदलेगी, ताप बदलेगा तो उत्सर्जन क्षमता बदल जाएगी। तो ये क्योंकि ये तो स्टीफन का लॉ है और विकिरण से निकल रही, तो इसलिए स्टीफन का लॉ लगाना है ना। तो 50% बढ़ा देंगे तो इसमें कितना चेंज आएगा, देख लो कितना आएगा भाई। तो मान लीजिएगा ये ताप इनिशियली तो ये थी E1, ताप T था, E2 कितनी, ताप को 50% बढ़ा देंगे, T1 तो T था, T2 कितना, ताप को 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ाने का मतलब T/2 बढ़ा दिया, 50% बढ़ाने का मतलब आधा बढ़ा दिया, तो 3T/2, ठीक है, 1.5T। समझ में आ गई बात? तो सिग्मा इंटू 1.5T की पावर 4, क्योंकि पावर 4 है, थोड़ा सा अकल लगानी होती है इसमें, ऐसे नहीं करना। तो परसेंटेज चेंज मतलब परिवर्तन कितना, अच्छा ताप बढ़ने पे ज्यादा हो गई तो E2 माइनस E1 अपॉन E1, जो शुरू वाली होती है उसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इंटू 100, यानी कि ये निकालना है मुझे। अच्छा ज्यादा में से कम ले रहे मतलब बढ़ गई, ठीक है। तो सिग्मा 1.5T की पावर 4 माइनस सिग्मा T की पावर 4 अपॉन सिग्मा T की पावर 4 इंटू 100। बहुत ध्यान से देखो, सिग्मा उड़ जाएगा, T की पावर 4 भी उड़ जाएगा, 1.5 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100 ये बचेगा। 1.5 की पावर 4 ये थोड़ा सा खतरनाक है भाई, है ना, तो ये थोड़ा सा खतरनाक है। 15, 25 अगर इसको 4 बार करेंगे तो ध्यान से देखो, 15 को 2 बार करते हैं 2.25 आएगा, फिर उसका करेंगे 2.25 का करेंगे तो 4 और 5 के आसपास आ जाएगा, लगभग अप्रोक्स 5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब 5 माइनस 1 का मतलब आ गया लगभग 400%, लगभग 400%। एक्चुअल में ये कैलकुलेशन टफ तो रहेगी। अगर मान लो मैं इसमें आपको कुछ ऑप्शन दे दूं फिर तो आप इसमें आइडिया लगा सकते हो। मान लो मैं आपसे ऑप्शन दे देता हूँ A, B, C, D। देखो मान लो मैंने आपको दे दिया, एक तो ऑप्शन दे दिया 400%, एक ऑप्शन दे दिया 900%, एक दे दिया मैंने 100%, एक मैंने दे दिया आपको 1600%। तो एक रफ आइडिया ले लेंगे कि किसके आसपास आंसर आ रहा होगा, तो बस उसी के हिसाब से आंसर लिख लेंगे, यानी कि अपना ऑप्शन बन जाएगा ये। अगर बहुत क्लोज हो, 400 हो, 401 हो, 400, 398 हो, फिर तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन जब इतना गैप है तो अप्रोक्सीमेटली उस कैलकुलेशन को हैंडल कर सकते हैं। ओके, ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं भाई। ये बोले कोई आइडियल ब्लैक बॉडी है, कोई आइडियल ब्लैक बॉडी जिसका ताप कितना है, T है। आइडियल ब्लैक बॉडी है, ताप T है ना, तो इसके ताप को आधा कर दिया, इसके ताप को आधा कर दिया, तो E
उत्सर्जन अक्षमता कितनी। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। घटेगी परसेंटेज में, प्रतिशत में। ठीक है, चलो ऑप्शन बना देते हैं। ए 6%, बी 94%, सी 50%, डी ये ले लो आपको 25%। ठीक है, तो एक ऑप्शन बना दिया ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। तो फिर वही आपको फॉर्मूला लगा देना है, वही E2 माइनस, अच्छा E1 तो कितना, सॉल्यूशन ले लेते हैं। E1 तो कितना, सिग्मा T की पावर 4। इस बार ताप को घटाया, ताप घटाया तो ये भी घट जाएगी, यानी कि इस बार E1 ज़्यादा है तो सिग्मा T/2 की पावर 4 कर दिया, ताप आधा कर दिया, तो वही सिग्मा T/4/16 है जी। अब परसेंटेज निकालना तो क्या ज़्यादा, E1 माइनस E2 अपॉन E1 है ना, इंटू 100। तो सिग्मा T की पावर 4 माइनस सिग्मा T की पावर 4/16 माइनस अपॉन सिग्मा T की पावर 4 इंटू 100 बराबर सिग्मा तोड़ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 15/16 इंटू 100 बच जाएगा। भाई सिग्मा T की पावर 4 कट जाएगा तो 1 माइनस 1/16, 1 माइनस 1/16 को क्या लिखेंगे, 16 माइनस 1, 15/16, तो 15/16 आ गया। तो 15/16 को अगर बहुत ध्यान से देखो तो अगर 16 होता तो 100% आता, लेकिन 15 है तो 100% थोड़ा सा कम आएगा, तो 100% से थोड़ा सा कम क्या है, ये है। जाहिर सी बात है, इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 94%। उसे भी काट के देख लो, 16 निम्मा 144 बचेंगे कितने, 16 चौका 64 के आसपास, तो 94% के आसपास हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये वाला सही है। तो कैलकुलेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है हीट वाले चैप्टर में, कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत होती है, नहीं तो कैलकुलेशन की वजह से बहुत सवाल गलत होते हैं। ओके, आपको दिया हुआ है एमिसी पावर दे रखी 5.67 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या दे रखी, उत्सर्जन अक्षमता, और सिग्मा दिया हुआ है 5.67 10 की पावर -8। इसकी यूनिट आपको याद ही होनी चाहिए कि वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। आपसे पूछा है कि इस समय इसका ताप क्या है, अगर उसकी उत्सर्जन अक्षमता ये है तो बोलो इस सवाल में कुछ बहुत टफ है क्या, सीधा फॉर्मूला बेस, भाई E = सिग्मा T की पावर 4, ब्लैक बॉडी मान लो, ब्लैक बॉडी है तो E की वैल्यू ले लेंगे 1, जब तक बोला ना जाए तब तक आप ब्लैक बॉडी लेकर के करेंगे। ठीक है, तो E की वैल्यू ले लेंगे भाई 5.67, लेकिन वाट पर सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना। E की वैल्यू कितनी दे रखी, 5.67 10 की पावर -2 होता है सेंटीमीटर में, स्क्वायर हो जाएगा तो 10 की पावर 4 आ जाएगा ऊपर, -2 स्क्वायर करेंगे तो -4 ऊपर जाकर के प्लस का 4, तो ये बन जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, और इंटू 10 की पावर 4 सिग्मा 5.67 इंटू T की पावर 4, ठीक है, इंटू 8 भी है, 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 4। तो कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। कैलकुलेशन को कैसे संभालेंगे भाई, ये तो उड़ गया पूरा, तो T की पावर 4 बराबर कितना, 10 की पावर 4/10 की पावर -8, तो कितना आ गया, 8 और 4 12 आ गया। ठीक है, 8 और 4 12, 10 की पावर 12, तो T = 10 की पावर 12 और उसकी पावर आ जाएगी इधर आकर के 1/4। इस 1/4 से काटेंगे तो 10 की पावर बचेगी 3,
तो इसका मतलब 1000 केल्विन की है ये। तो इतना 1000 केल्विन है, और इसको डिग्री सेल्सियस में लिखना तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन केल्विन में लिखेंगे 1000 आ जाएगा। तो ये बेसिक सी प्रॉब्लम थी इसकी, ठीक है। अब हम रेट ऑफ हीट लॉस पर थोड़ी सी बातें और करते हैं। ये बेसिकली एमसी पावर निकाल ली, रेट ऑफ हीट लॉस भी निकालते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। तो आगे ऊष्मा हानि की दर पर और थोड़ी सी बातें देखते हैं। ऊष्मा हानि की दर, दैट इज रेट ऑफ हीट लॉस, दैट इज dQ by dt, और वो क्या था, सिग्मा E A T की पावर 4 माइनस Ts की पावर 4। कोई भी वस्तु है जिसका कोई भी ताप है, किसी वातावरण में रखी हुई है, तो उसमें से ऊष्मा विकिरित होती रहेगी, और जो विकिरण ऊष्मा होती रहेगी उसको निकालने का कितनी ऊष्मा ताप के अकॉर्डिंग, किसी ताप के अनुसार कितनी ऊष्मा उसमें से लॉस हुई है, कितनी ऊष्मा का ह्रास हुआ है, वो हम निकालते हैं। दैट इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ऊष्मा हानि की दर। अब इसे बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये देखो E-A-T की पावर 4, इनको दिमाग में रखते हुए हमें हमसे कुछ सवाल पूछेगा वो। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं कि भी मान लो एक वातावरण है जिसका ताप क्या है, Ts है। एक वस्तु है जिसकी रेडियस क्या है, A है। एक आपके पास गोलाकार और एक आपके पास ये क्यूब है, ये क्या है, गोला है, और ये आपके पास दे रखी है, मुझे ये दे रखी है a√π, इसकी लंबाई है दी। दोनों समान पदार्थ की बनी हुई है, दोनों समान पदार्थ की बनी है। समान पदार्थ की बनी का मतलब है कि इनका घनत्व समान हो गया, इनकी ई भी समान होगी, ठीक है, और इनकी घनत्व भी समान होगी, इन दोनों की विशिष्ट ऊष्मा भी समान हो गई, ये सब समान है। अच्छा, दोनों के लिए टीएस भी समान, और दोनों का ताप भी समान कर दो, चलो दोनों का। तो आपसे कई बार अनुपात पूछेगा, कभी ये बदल देगा, कभी ये बदल देगा, कभी आपकी डायमेंशन बदल देगा, कभी पदार्थ बदल देगा, तो वो अनुपात निकालने का तरीका सीखना है। तो सवाल में पूछा है, पहले सवाल में पूछा है कि इनकी रेट ऑफ हीट लॉस, पहले की और दूसरे की रेट ऑफ हीट लॉस RH1, यानी कि ऊष्मा आने की दर निकालनी, पहले की भी और दूसरे की भी। पहला मान लो, ये दूसरा मान लो। तो क्या कॉमन है अगर इस फॉर्मूले में देखो, क्या सिग्मा दोनों के लिए बराबर होगा, यस। क्या ई दोनों के समान है, यस। क्या ताप दोनों का समान दे रखा है, यस। सराउंडिंग का बराबर, तो अंतर क्या है, एरिया। इसका मतलब A1/A2, ताप यानी कि सरफेस एरिया तो अलग अलग है, तो जो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग है, तो इसके हिसाब से निकाल लो भाई। इसका तो क्या होगा 4πa², इसका क्या होगा 6a6, और ये a√π का स्क्वायर, भुजा का जितनी भी भुजा होगी 6 भुजा का स्क्वायर, तो कितना आ गया भाई, ये 4πa² बटे 6a² पाई छम आ गया 2/3। इस तरीके से RH1/RH2 दोनों में से ऊष्मा हानि की दर ये आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किस में ऊष्मा ज्यादा उत्सर्जित हो रही है, किस में से ऊष्मा हानि की दर ज्यादा है, क्या ब्लॉक में ज्यादा है, क्योंकि ब्लॉक के लिए 3 आया नीचे, इसमें से कम आया, इसका अनुपात 2। इसमें से प्रति सेकंड निकलने वाली ऊष्मा की तेजी से है, इसमें धीरे धीरे निकल रही है, ठीक है। चलो अब एक और चीज पढ़ते हैं, इसी में ही स्टीफन का शीतलन का नियम, शीतलन का नियम, यानी कि स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एक्चुअल में अभी आपने ये पढ़ा है, अभी रेट ऑफ हीट लॉस खत्म नहीं हुआ, कि चलते रहेंगे, लेकिन ये भी समझ लेते हैं पहले क्या है, ताकि एक साथ ही करेंगे भाई। dQ by dt बराबर सिग्मा E A
टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ये है कोई भी वस्तु के लिए ये है। लेकिन क्या ये ऊष्मा घट रही है? अगर मैंने बोला कि T ग्रेटर देन टी एस है, क्या ये ऊष्मा घट रही है? तो घटने का दर नेगेटिव होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव। और वही जो ये ऊष्मा जा रही है इसमें से, वो ऊष्मा, इसका ताप घट रहा है, जा तो उसमें से रही, लेकिन इसमें से जो ऊष्मा निकली उसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? क्या वो ऊष्मा को लिख सकते हैं एम एस डेल्टा टी, एम एस डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, यानी कि माइनस डी टी बाई टी। ये कहलाता है ताप प्रति सेकंड में कमी। प्रति सेकंड कितने ताप में कमी हो रही है, या कितने प्रति सेकंड कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, क्योंकि घट रहा है ताप। तो आप बोलेंगे सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। इसे बोलते हैं शीतलन की दर, शीतलन की दर या रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, जिसे हम आरसी लिख सकते हैं। बस फर्क क्या है, dt, और यहाँ पे क्या आता है dq। इसका मतलब क्या आता है dq। इसमें ऊष्मा थी प्रति सेकंड और इसमें ताप है। फर्क इसमें अच्छी चीज ये है कि भाई आपका इसमें खाली एरिया के साथ ही नहीं, ms के साथ भी होता है ये, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग कह सकते हैं आप। रेट ऑफ कूलिंग किसके प्रोपोर्शनल है? क्या ये आपका सिग्मा तो कांस्टेंट हो गया, क्या ई ए अपॉन एम एस भी आ गया, टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, यानी कि इसमें एम एस भी आ गया। यानी कि वस्तु के द्रव्यमान और उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर भी कूलिंग निर्भर करती है, जबकि ऊष्मा हानि की दर केवल उसके क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही थी, उसके द्रव्यमान और उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर नहीं कर रही थी। तो जब भी रेट ऑफ कूलिंग पूछे तो इन चीजों का ध्यान रखना है। रेट ऑफ कूलिंग के अलावा ऊष्मा हानि की दर पूछे तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस पर कैसे सवाल बनते हैं, इस पर और सवाल कैसे बनते हैं, उनकी प्रैक्टिस समझते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लो कि इसकी रेडियस है a, ठीक है, और ये कोई वस्तु है जिसकी साइड है b मान लो, और किसी वातावरण में रखी हुई है जिसका ताप क्या है Ts, इसका ताप भी T, इसका ताप भी T। क्या दोनों का ताप समान है? यस, यानी कि इतना ऐसा तो कांस्टेंट हो गया। E भी दोनों के लिए समान मान लो, समान पदार्थ की है, समान पदार्थ की है, और समान पदार्थ की हो गई, इसका मतलब घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, ये सब समान हो गई। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ कूलिंग यानी कि आरसी का अनुपात, रेट ऑफ कूलिंग का अनुपात, ये तो पूछा हुआ है। और चलो थोड़ी सी बात मैं कर देता हूं, द्रव्यमान भी समान है, द्रव्यमान भी समान ले लेते हैं, समान द्रव्यमान के। तो रेट ऑफ कूलिंग में अब देखो क्या क्या समान हो गया, क्या ताप भी समान हो गया, द्रव्यमान भी समान हो गया, एस भी समान हो गया, ये भी, तो केवल क्षेत्रफल बचा। तो रेट ऑफ कूलिंग किसके बराबर बचेगी? प्रोपोर्शनल टू क्षेत्रफल। तो RC1 अपॉन RC2, A1 अपॉन A2। धीरे धीरे मैं सब चीजें अलग कर दूंगा, लेकिन फिलहाल जो अलग अलग नहीं है उनके हिसाब से चलते हैं। जैसे इसका 4 पाई A स्क्वायर, इसका 6B स्क्वायर, ये कट करके कितना आ गया भाई? ये आ गया 2 पाई A स्क्वायर अपॉन 3B स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसमें रेट ऑफ कूलिंग की जगह अगर रेट ऑफ हीट लॉस पूछ ले जाए, क्या रेट ऑफ हीट लॉस का आंसर भी सेम रहेगा? यस, क्योंकि वो भी किसके बराबर बैठेगा? A1 बराबर A2, ये भी तो यही बैठेगा 2 पाई A स्क्वायर अपॉन 3B स्क्वायर। ठीक है भाई, यही बैठेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी
टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 18002121 अच्छा, अब इनके द्रव्यमान समान दे रखे तो आप चाहो तो ए और बी में रिलेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि m1 बराबर m2 तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4 पाई ए स्क्वायर और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना b क्यूब, डेंसिटी से डेंसिटी कट गया, ठीक है। वॉल्यूम तो सॉरी ये बनेगा 4/3 पाई ए क्यूब, तो कितना आ गया, ये बना ए क्यूब बटे बी क्यूब 3/4 पाई और यहां से a/b का होल स्क्वायर, क्यूब को तो उधर ले जाओ और दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 पाई का स्क्वायर तो कर ही दिया बाई 3, चाहो तो उसको यहां रख दो, चाहो तो यहां रख सकते हैं। a/b का स्क्वायर चाहिए, a/b का स्क्वायर चाहिए, उसको यहां रख सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा और अच्छे से। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई आपको क्या दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको आंसर को चेंज कर देना है। आपको एरिया समान दिया है, आपको विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग दे रखी, आपको उनका घनत्व अलग दे रखे, आपको उनके ताप अलग दे रखे, आपको उनका क्षेत्रफल अलग दे रखा, उसी हिसाब से अनुपात पूछे जाते हैं। बहुत सारे सवाल मिलेंगे, मैं आपको कई सवालों से कराने की कोशिश करता हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर अगर इसको मैं करना चाहूँ तो यहाँ पर आप चाहे तो इस पर्टिकुलर सवाल में तो दोनों बराबर आ गए, ऊष्मा की दर भी और ताप की हानि की दर भी, तो 2π/3 और इसका रख देंगे 3/4 पाई की पावर 2/3, आंसर आ गए। ऐसे इसका भी आंसर यही होगा, ठीक है। लेकिन और चीजों में चेंजेस करते हैं, जैसे मान लो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, मान लो आपको दे दिया कि इसकी साइड ये ए रेडियस है और एक वस्तु ये रखी, समझने के लिए बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये 4 है, ये ए ये 4 है और किसी वातावरण में रखा है जिसका ताप Ts है, दोनों के लिए Ts समान, दोनों का ताप भी समान। अब दोनों के द्रव्यमान अलग अलग होंगे भले ही इनका पदार्थ समान हो, पदार्थ समान मतलब इनकी डेंसिटी, इनकी S और E समान है, ये सब समान दे दी, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा है RC1/RC2 बताओ, RH1/RH2 बताओ। तो RH1 और RH2 का तो सीधा सीधा सा मतलब किससे है, सिर्फ RH1/RH2 का तो मतलब सीधा सीधा किससे है, A1/A2 से निकलेगा। भाई ताप समान, ये समान, ये सब समान, तो यानी कि 4πA²/6 इंटू 4A का होल स्क्वायर 4πA²/4 16 16×5 96 A², ये कट जाएगा, कितना आएगा π/कितना 24, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर बात करते हैं RC1/RC2 की, अगर ये निकालना है तो भाई क्या क्या अलग है, क्या दोनों के क्षेत्रफल अलग अलग है, यस। क्या दोनों के पदार्थ समान है, यस। लेकिन क्या दोनों के द्रव्यमान समान दिए मैंने, दोनों के द्रव्यमान समान हुए तो जरूरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दोनों के द्रव्यमान तो अलग अलग हो गए, रेडियस अलग है, डेंसिटी भले सेम है और इनका दोनों का, तो चूंकि 4A के हिसाब से तो दोनों का द्रव्यमान समान आने का नहीं, तो क्या होगा A1/A2 तो है ही भाई। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा RC, अगर मैं इसको लिखूं यहां से उस वाले सवाल के लिए, अगर मैं लिखूं तो RC प्रोपोर्शनल टू A/M, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये सब भी कांस्टेंट, तो RC/M के हिसाब से अगर बात करें तो क्या होगा M2/M1। तो A1 कितना है भाई 4π, A1/A2 तो यही है, यही लिख दो π/24, M2/M1। हाँ, इसका M2 कैसे निकालेंगे, इसका द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, तो घनत्व तो दोनों का समान है, तो आयतन कितना होगा इसका 4/3 πA3। M2 कौन था, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, M2 ये था, है भाई, तो M2 ये था, तो
कितना आएगा घनत्व 4a की पावर 3 क्यूब है ना, अपॉन m1 कौन था ये, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई a क्यूब छम कितना आ गया, पाई बटे 24 इंटू 4 चौक 16, 16 चौका 64 a क्यूब, 3 ऊपर ले जाओ, 3 ऊपर ले जाओ, अपॉन 4 पाई छम a क्यूब भी है छम और भाई 3 से काटो, 3 अठे 24, 8 अठी 64, सब कट गए, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, तो भाई तो आ गया अपने पास 2:1। तो इस तरीके से आंसर सब चेंज होते चले जाएंगे। देखिए पदार्थ अलग कर दूं, सोचो इनके पदार्थ अलग कर दूं तो घनत्व का भी अनुपात बचेगा या ρ1 ρ2 अपॉन ρ1, सोचो s का भी अनुपात बचेगा s2 अपॉन s1। अगर मैं इसी में ही कर दूं, इसी सवाल में कर देता हूं, मान लो कि मैं इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज और कर देता हूं, मैं कह देता हूं कि भाई इनके s1 बराबर s है और s2 बराबर, इसी में मान लेता हूं एक और पार्ट आगे, s2 बराबर है 2s एंड ρ1 बराबर ρ है एंड ρ2 बराबर है 2ρ। ठीक है, समझने के लिए भी पदार्थ भी अलग अलग कर दिए, सब कुछ अलग कर दो भाई, तो क्या बनेगा, रेट ऑफ कूलिंग, तो रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीट लॉस पे फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि वो तो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। अगर ये सब कर दिया तो रेट ऑफ कूलिंग भी फर्क पड़ेगा, उनके शीतलन की दर पर फर्क पड़ेगा क्योंकि हमने इनके पदार्थ अलग कर दिए। तो भाई ये अलग कर देने पे क्या क्या बनेगा, क्या A1 और A2 का अनुपात आएगा, यस। क्या M2 अपॉन M1 का अनुपात आएगा, यस। क्या S2 अपॉन S1 का अनुपात आएगा, यस। क्या ρ2 अपॉन ρ1 का अनुपात आ जाएगा, यस। हर चीज का अनुपात आ जाएगा उसमें, है ना। डेंसिटी ρ2 अपॉन ρ2 नहीं, डेंसिटी अलग है ना, तो मास को खोलेंगे अभी इसमें, ठीक है। इतनी बातें आ गई समझ में। तो एरिया का तो हमने निकाला ही था अभी, पाई बटे 24, एरिया तो यही है। और भाई M2 का क्या लिखेंगे, अब हम M2 को लिखेंगे ρ2 इंटू वॉल्यूम कितना 4a क्यूब एंड ρ1 इतना, ρ2 को लिख दो 2ρ और ρ1 को लिखा ρ, और ये 4/3 पाई a क्यूब S2 अपॉन S1, S2 को लिखा 2s अपॉन s, है ना। क्योंकि जो नीचे होता है वो ऊपर जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये तो भैया उड़ गया, उड़ा दो, ये भी उड़ गया, उड़ा दो, ठीक। तो पाई बटे, अच्छा और भी उड़ा दो जो उड़ता है, 3 से 1 कट गया, 3 अठे 24, ठीक। और 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 से कट गया, 2 बच गया, पाई बचा, पाई से पाई भी उड़ा दो, पाई क्यों लिखो, तो जो उड़ सकता है 4 को लिख लेंगे 64, a क्यूब भी उड़ा दो, और भाई नीचे बचा सिर्फ 2 और एक 4 भी बचा ये वाला, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 64, तो 8 आ गया, है ना। 8 रेज़ टू 1, देख लेना कोई मिस्टेक ना हो, ध्यान से समझे। पहले हमने क्या करा, हमने पहले ये करा कि भाई 3 अठे 24 करा है, 2 दूनी 4 से काट दिया, 2 आ गया, और भाई फिर हमारे पास आया 64 और 4 भी बचा, और एक 2 ये बचा, a क्यूब से a क्यूब उड़ गया, पाई से पाई उड़ गया, 4 दूनी 8, 8 64, 8 आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से हम इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं। हाँ जी, स्टीफेंस लॉ में इस बार आपको दिया है कि भाई लॉ आसान कर दिया थोड़ा, ये साइड ए टेम्परेचर T, ये साइड 2a टेम्परेचर T, है ना। दोनों ही आपके लोहे के बने हुए, लोहे का बनने का मतलब डेंसिटी समान, विशिष्ट ऊष्मा समान, लेकिन क्या द्रव्यमान समान नहीं। तो सवाल क्या क्या पूछा, एक तो पूछा E1 अपॉन E2, दोनों की, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, दोनों की उत्सर्जन क्षमता का अनुपात, एंड RH1 अपॉन RH2,
RC1 अपॉन RC2, कूलिंग का रेशियो और उष्मा की हानि की दर का रेशियो और उत्सर्जन अक्षमताओं का रेशियो, ये सब पूछ लिया है। तो भाई उष्मा का तो E की बात अगर करें तो E का तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला पार्ट E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 होता है। क्या T दोनों के लिए समान, TS दोनों के लिए समान होगा, सेम मात्रा में रखे हुए हैं, सिग्मा सेम, तो इसका मतलब E तो क्या रहेगा, ताप तो बदल ही नहीं रहा, इसका मतलब E तो कांस्टेंट है, यानी कि E1 अपॉन E2 का रेशियो क्या बनेगा, अरे तो बदल ही नहीं रहा, दोनों बराबर ही होंगे दोनों केस में, तो ये बनेगा 1/1 यानी कि 1:1, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक, दूसरे पार्ट में RH1 अपॉन RH2, उसको किससे मतलब है, RH1 अपॉन RH2 का तो मतलब किससे, सिर्फ एरिया से, क्षेत्रफल से, ताप दोनों का समान, ये समान, सिग्मा समान, क्षेत्रफल तो अलग होगा, तो यानी कि कितना RH1 अपॉन A1 अपॉन A2। भाई उष्मा आने की दर जितना ज्यादा क्षेत्रफल उतना ज्यादा उष्मा का लॉस होगा, है ना। होता है ना कि जैसे मान लीजिएगा आपने किसी बर्तन में या किसी ग्लास में गर्म पानी रखा हुआ है, आपने उसको किसी बड़े थाली में रख दिया, एकदम से ठंडा हो जाएगा, कारण क्योंकि आपने उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया, क्षेत्रफल बढ़ा देने से उष्मा हानि की दर या उसके शीतलन की दर आपने बढ़ा दी, तेजी से ठंडा हो जाएगा। खैर अभी अपने पास कितना आएगा, 6a² अपॉन 6 2a का स्क्वायर, क्षेत्रफल सारा ले लेंगे ये वाला, तो 6a² अपॉन 4, ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, तो कितना आएगा 4a² उड़ गया, लो 1:4 आ गया। अच्छा थर्ड वाला RC1 अपॉन RC2, भाई RC1 अपॉन RC2 कितना बनेगा, क्या वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, यस, क्या वो द्रव्यमानों पर भी निर्भर करता है, यस, द्रव्यमान अलग अलग है इस बार, क्या S और रो पर भी निर्भर करता है, लेकिन वो दोनों के समान हो गए, तो ये कितना बनेगा, ये तो आपका आ गया 1/4, इतना हिस्सा तो 1/4 आ गया। M2/M1 इतना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना A3, इसका वॉल्यूम कितना 2A3, ठीक, ये उड़ गया, तो ये कितना आ गया 1/, A³ की जगह 2A³ और ये A³, तो ये कितना आ गया भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 A³ और ये कितना बच गया 4 A³, तो आ गया 2:1, तो आ गया 2:1। तो इस तरीके से आप इनकी तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके के थोड़े से और लॉजिकल सवाल देखते हैं, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं, मान लो मैंने आपको बोला, बड़ा सिंपल सवाल है, ताप T है, सॉलिड है, ठोस है, ठोस गोला है, ठीक है, और एक आपके पास स्मॉल r रेडियस है, ये कैपिटल R रेडियस है, और ये यहां से यहां तक पूरा बना रहा है, ठीक है भाई, इसकी रेडियस ले लो R ले लो। सवाल ये है कौन सा गोला तेजी से ठंडा होगा, कौन सा गोला तेजी से ठंडा होगा, दोनों के दोनों कॉपर के बने हुए हैं, यानी कि दोनों की कॉपर के बने हुए हैं, तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो क्या चीज, क्षेत्रफल इसका कितना आएगा, क्या इसका 4πr² आएगा, इसमें कौन सा क्षेत्रफल आएगा, क्या इसका भी 4πr² ही आएगा, है ना, इसका मतलब दोनों के क्षेत्रफल समान, तो रेट ऑफ कूलिंग में क्या आएगा, सिग्मा E/A T की पावर 4 माइनस, दोनों का ताप इसका भी समान ले लिया, है ना भाई, इसका भी ताप समान ले लिया है, यहां पर इसका भी ताप समान TS की पावर 4, ठीक, अपॉन MS, क्या दोनों का सिग्मा E क्षेत्रफल भी समान, स्पेसिफिक हीट भी समान, क्योंकि दोनों वस्तुएं समान है, तो अलग क्या हुआ, द्रव्यमान, तो यानी कि RC1 अपॉन RC2 बराबर M2/M1। तो ये देखना होता है क्या चीज कांस्टेंट है और क्या बदल रही है, जो नियत है उसी की उसमें आप अनुपात लिख दो, ये क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू, डेंसिटी भी समान होगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना, M2 मतलब उसका वॉल्यूम, M2 मतलब उसका वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम कितना, ये नंबर 1 मान लो, ये नंबर 2 मान लो,
तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। इस वाले क्या आयतन में से अंतर वाला घटा दो, खाली जगह वाला, बटे 4/3 पाई R क्यूब छम छम, क्या बचा R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब अपॉन R क्यूब। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, ये तो R क्यूब है, ये R क्यूब में से कुछ घट रहा है, तो ये वैल्यू तो इससे कम आएगी, यानी कि ये वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। ये कम है, ये ज्यादा है, 1 से कम, यानी कि अगर ये 1 से कम आ रही है, ये कम है, ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, RC1 लेस देन RC2। इसका मतलब रेट ऑफ कूलिंग, भाई ठंडा होने की बात किससे करी जाएगी, रेट ऑफ कूलिंग से, dt/T से, है ना, माइनस इसलिए लगा रखा चूंकि घट रहा, रेट ऑफ कूलिंग से तो करेंगे ठंडा होने की दर। तो चूंकि इसमें रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है, इसकी कमाई, तो इसका मतलब पहले वाले का रेट ऑफ कूलिंग कम है और दूसरे वाले का रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है, यानी कि दूसरा गोला जो खोखला गोला है वो जल्दी ठंडा होगा, इसलिए दूसरा गोला जल्दी ठंडा होगा। ओके, जो खोखले वाला है वो वाला, यानी ये जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।